हेलो जी, वेलकम टू द टीचर्स। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम करने वाले हैं मिक्स क्वेश्चंस। किसके लिए? एच टेट के लिए उपयोगी हैं और सीईटी के लिए भी उपयोगी हैं और अदर्स एग्ज़ाम हैं जो उनके लिए भी काम आ ही जाते हैं, क्योंकि ज्ञान की वृद्धि तो जितनी भी हो उतनी ही अच्छी होती है। जिस प्रकार से पहला क्वेश्चन हमारा हिंदी का बनता है आज का, गाय का पुल्लिंग रूप क्या है? गाय का पुल्लिंग रूप बैल होता है। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है कि ग्लोब पर 23.5 डिग्री उत्तर में कौन सी रेखा होती है? इनमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल आसान तरीके से आपको बता भी रखा है। एक बार फिर से बता देता हूँ कि जो 0 डिग्री पर ये बड़ी रेखा है, यानी कि लैटिट्यूड इसको बोल देते हैं, है ना, इनको बोलते हैं अक्षांश रेखाएं, बड़ी रेखाएं। तो जो 0 पर है जो, वो इसको इक्वेटर बोल लो, हिंदी मीडियम वाले इसको भूमध्य रेखा बोल लो। ठीक है, इसके 23.5 डिग्री ऊपर, ऊपर क्या है? उत्तर दिशा है, तो उत्तर में जो रेखा है 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा है। उसी प्रकार 23.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिण हो गई, तो यहाँ पर मकर रेखा है। ठीक है, इनको याद रखना आपको। ये 23.5 डिग्री ही क्यों कहा गया है? इनको मौसम के हिसाब से बांटा गया है। सूर्य की जो सीधी लाइटें पड़ती हैं उसके बाद कम होती हैं, उसके बाद और कम होती हैं, उसके हिसाब से बांटा गया है। इसी आधार पर वनस्पति बांटी गई है कि यहाँ पर बहुत अधिक घने वृक्ष होंगे, इसके बाद थोड़े कम होंगे, उसके बाद और कम होंगे। 23.5 डिग्री पर कौन सी है? कर्क रेखा है। तो पूछा क्या गया है, ग्लोब पर 23.5 डिग्री उत्तर में कौन सी रेखा है? तो आप फटाक से, यहाँ पर दक्षिण है, 23.5 डिग्री दक्षिण में कौन सी रेखा है? तो यहाँ पर मकर रेखा हो जाएगी। इसी प्रकार आपने गलती को फटाक से पकड़ लेना है कि पूछा क्या गया है। तो यहाँ पर अगर उत्तर पूछा है तो कर्क रेखा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर मैंने क्वेश्चन में दक्षिण ही डाला था, ये गलती से उत्तर टाइप हो चुका है, उत्तर दिशा की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन यहाँ पर दक्षिण है तो यहाँ पर मकर रेखा हो जाएगा। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए। रक्तदान में कौन सा समास है? रक्तदान क्या होता है? रक्त का दान, का है संबंध, तो यह है संबंध तत्पुरुष समास हो गया, है ना। आपको एक बढ़िया से हिंदी की मैराथन करा रखी है, उसमें आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं, आपका काफ़ी अच्छे से रिस्पॉन्स भी आ रहा है। और अब भी एक सीरीज चल रही है जिसमें एक एक टॉपिक हिंदी का हम कर रहे हैं, चैनल पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। इसी प्रकार सीडीपी का एक प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने, बालकों में नैतिक विकास के चरणों को किसने समझाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोहलबर्ग ने। 3 से 4 मुख्य साइकोलॉजिस्ट हम इनको कह सकते हैं। क्या क्या निशानियां हैं आपको बिल्कुल, अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ रखा, आपका एग्ज़ाम बिल्कुल पास है, तो देखो, एक है वाइगोत्स्की, नाम देखना स्टार्टिंग में वाइगोत्स्की है इनका। वाइगोत्स्की में बीच में कहाँ जा रहा है भाई, बीच में जो ये गोत आपको लग रहा है, तो गोत से गोत्र बनता है और गोत्र समाज में ही होते हैं। तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि जितनी समाज से संबंधित बातें होंगी, समाज की और भाषा की, वो वाइगोत्स्की से संबंधित होंगी। इतनी बातें हमें ध्यान में रख लेनी है। इसके बाद जो कोहलबर्ग हैं, जिनका हमने अभी नाम भी जाना और इनके बारे में हमने बात भी की, तो जो कोहलबर्ग हैं, इनके बारे में क्या है कि ये नैतिक विकास की बातें करते हैं। जिस प्रकार आपको कोहल से कोहली शब्द याद आ रहा होगा, यानी कि हम क्रिकेटर विराट कोहली की बात कर रहे हैं, तो अगर उनके नैतिक मूल्य अच्छे नहीं होते तो इतने उनका विकास नहीं हो पाता, है ना, इतनी तरक्कियाँ उनकी नहीं हो पाती। तो जो नैतिक विकास है उनका संबंध कोहलबर्ग से है। और बच्चे को नन्हा वैज्ञानिक कौन कहता है? वह कहते हैं प्याजे, जीन प्याजे। ठीक है, तो इन 3 जो मनोवैज्ञानिक हैं इनको आपको याद कर लेना है, आपको हो भी गए होंगे, इनकी थ्योरी भी आपको कुछ कुछ याद हो गई होगी। और हाँ, एक प्याजे की क्लास है, जीन प्याजे की एक प्यारी सी क्लास है, आधे घंटे की, 30-35 मिनट की वो क्लास है, उससे 4-5 क्वेश्चन हर बार बनते हैं सीडीपी के, तो वो आपको ज़रूर देख लेनी है। आपको वो चैनल पर मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो मैराथन नाम से जो एक प्लेलिस्ट है, मैराथन नाम से, वहाँ पर आप जाएंगे तो जीन पियाजे की क्लास आपको मिल जाएगी, काफ़ी आसान भाषा में बनाई गई है। इसके बाद आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, मल्टीपल इंटेलिजेंस, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? एक इंसान एक ही फील्ड में आगे बढ़ सकता है, पहले यह मान्यता थी, लेकिन जो गार्डनर थे इन्होंने कहा कि नहीं, अगर एक इंसान एक ही फील्ड में अच्छा है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वह दूसरी में अच्छा नहीं है, या जो एक ही फील्ड में अच्छा है वही इंटेलिजेंट है।
अगर हम बात करें विराट कोहली की, वो अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन दूसरी तरफ AR रहमान हैं जो संगीत में बेहद अच्छे हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि सिर्फ विराट कोहली ही इंटेलिजेंट हैं या सिर्फ AR रहमान ही इंटेलिजेंट हैं। इसके अलावा संदीप माहेश्वरी लोगों के माइंड की बातें जान लेते हैं, मतलब वो इसमें एक्सपर्ट हैं कि लोगों से व्यवहार कैसे करें, स्वभाव कैसा रखें, इसी प्रकार से अलग अलग तरीके से। तो इसका मतलब ये था कि बुद्धि को सिर्फ हम एक तरीके से नहीं माप सकते, अलग अलग फील्ड में अलग अलग तरह के लोग इंटेलिजेंट होते हैं। तो इसको बहुबुद्धि का सिद्धांत बोला गया है, यानी कि मल्टीपल इंटेलिजेंस। और हर तरीके की इंटेलिजेंस को गार्ड किसने किया है? वो गार्डनर ने किया है, यानी कि सिर्फ एक ही तरीके से हम नहीं माप सकते बुद्धि को। बच्चे का पहला शिक्षक कौन होता है? बच्चे के स्टार्टिंग डेज में सिर्फ परिवार ही उसका शिक्षक होता है, क्योंकि जो और लोग आते हैं, मान लीजिए कोई रिलेटिव आया, एक दिन रुका, 2 दिन रुका, चला गया, या कोई और उनके आस पड़ोस से है, वो भी कभी आया कभी चला गया, बच्चे को गोद में उठाया, लेकिन परमानेंट 24 घंटे कौन रहता है साथ में? परिवार रहता है। तो परिवार बच्चे का पहला शिक्षक है। और परिवार में भी कौन? माँ बच्चे की पहली शिक्षक होती है। अगर ऑप्शन में परिवार दे रखा है तो परिवार पर सही कर देंगे। इसके बाद अगला प्यारा सा क्वेश्चन, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? हरित से हरा शब्द आपको दिख रहा है, और हरे क्या होती है? घास फूस वनस्पति होती है। तो कृषि उत्पादन में वृद्धि था इसका मुख्य उद्देश्य। श्वेत क्रांति क्या थी? श्वेत क्रांति दूध के लिए क्रांति थी, है ना। और हरी क्रांति क्या हो गई? हरित क्रांति, कृषि उत्पादन में वृद्धि। राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता है? 5 लाख रुपए होता है, ठीक है। और जो गार्डनर थे, हमने अभी बात की थी मल्टीपल इंटेलिजेंस की, तो यहाँ पर उनकी आप पिक्चर भी देख सकते हैं, ठीक है। हमारा राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? राष्ट्रीय क्या होता है? जो पूरे देश का है। राजकीय क्या होता है? जो एक राज्य का है। तो राष्ट्रीय वृक्ष की बात कर रहे हैं, बरगद है या पीपल है? काफ़ी लोग कन्फ्यूज रहते हैं, ये दोनों दिखने में भी क्या एक जैसे ही होते हैं? दो वृक्ष हैं? नहीं, एक जैसे नहीं होते। बरगद की जड़ें लटकी हुई आपको मिलेंगी, रस्सी की तरह आपको लटकी हुई मिलेंगी, ये बरगद होता है। इसके ऐसे आप रस्सियाँ सी लटकती हुई देख सकते हैं, ये बरगद है, और यही हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है। बरगद में आपको बर्गर दिखाई दे रहा होगा, और बर्गर किसी एक राज्य का तो है नहीं कि सिर्फ एक राज्य में खाते हैं, जिस प्रकार हरियाणा में चूरमा खाते हैं, या बिहार में लिट्टी चोखा खाते हैं, या साउथ में कुछ और खाते हैं, है ना। तो बर्गर पूरे देश के लिए ही है, इसलिए राष्ट्रीय वृक्ष हमारा हो गया बरगद। और हरियाणा का कौन सा है? पीपल। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में कितने लोगों को हरियाणा से पद्मश्री अवार्ड मिला है? ये 4 लोग थे जिनको पद्मश्री मिला है, और हरियाणा सरकार ने अभी घोषणा की है कि इनको 10-10 हज़ार रुपये प्रति माह पेंशन के रूप में भी दिए जाएंगे। ये 4 लोग कौन कौन थे, इनमें से डिस्कस कर लेते। पहला नाम इनमें महावीर गुड्डू का है। अगर आप म्यूजिक के या नाटक वगैरह के शौकीन हैं तो आप इनको जानते भी होंगे। इनका संबंध कला क्षेत्र से है, और ये जींद से हैं महावीर गुड्डू, ठीक है। और दूसरे व्यक्ति कौन है यहाँ पर? दूसरे व्यक्ति हैं गुरविंदर। इनका संबंध किस चीज़ से है? इनका संबंध सामाजिक कार्य से है ना, क्योंकि गुरु जी की समझाई हुई बातें पूरे समाज पर लागू हो जाती हैं। और जो तीसरे शख्स हैं वो हैं हरिओम। हरिओम हम हरियाणा में बोलते हैं, आसपास के क्षेत्र में बोल देते हैं। जब हम खेत में कार्य करने जाते हैं या सुबह उठते हैं तो हरिओम ही बोलते हैं, और किसान सुबह सुबह खेत में जाता ही है, तो इनका संबंध कृषि से है। और जो चौथा नाम है वह है रामचंद्र सिहाग, और इनका संबंध विज्ञान से है ना। पहले विज्ञान रामचंद्र जी को नहीं मानता था, लेकिन अब मानने लग गया है, तो अब इनको पद्मश्री मिल गया है। इसके बाद द्रौपदी मुर्मू सहित, प्यारा सा क्वेश्चन है, द्रौपदी मुर्मू सहित कुल कितनी महिलाएं आज तक राष्ट्रपति पद तक पहुंची हैं? तो केवल 2 महिलाएं, जिनमें एक प्रतिभा पाटिल थी और दूसरी द्रौपदी मुर्मू, जो हाल ही हमारी राष्ट्रपति हैं। 2024 में यह वीडियो बन रहा है, ठीक है। और अगर यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन आए कि भारत में कितनी महिला प्रधानमंत्री बनी हैं, तो आप बताएंगे सिर्फ एक, इंदिरा गांधी महिला प्रधानमंत्री बनी हैं। इसके बाद एक प्यारा सा क्वेश्चन मेरे फेवरेट सब्जेक्ट से, हिंदी से, गोदान उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो ये मुंशी प्रेमचंद हैं। इनकी कई सारी कहानियाँ भी फेमस हैं और इनके कई सारे उपन्यास भी। अगर आपको कभी फ्री टाइम लगे तो इनके कहानियाँ उपन्यास पढ़ना, और गोदान तो ज़रूर ही पढ़ना मैं आपको रिकमेंड करता हूँ।
कि टाइम में से टाइम निकाल कर आप गोदान को अवश्य पढ़ें। आपकी काफ़ी सारी बातें इससे रिलेट होंगी। अगर आप हाल फिलहाल किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो यह बिल्कुल जिस प्रकार गीता हर चीज़ का समाधान हमें देती है, तो यह उसी प्रकार हमें कई सारी समस्याओं का समाधान देने वाला उपन्यास है। 1936 में यह लिखा गया था, लेकिन 2024 में भी यह उसी की तरह बिल्कुल ताज़ा फ्रेश है। इसके बाद हरियाणा कैसा प्रधान राज्य है? तो हरियाणा कृषि प्रधान राज्य है। और प्रधान कैसा है? यह वह प्रधान नहीं है, यह कृषि प्रधान राज्य की हम बात कर रहे हैं। प्रथम 3 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होता है? जो 1 है वह ना भाज्य है और ना अभाज्य है। 2 से स्टार्ट होती हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य कौन सी होती हैं? जो या तो खुद से या फिर 1 से ही भाग होती हैं। 2, 3, 4 नहीं है, 4 2 से भाग हो जाता है, और 5। पहली 3 अभाज्य संख्या ये हो गई। 2, 3, 5 और 5 10, तो 10 हो गया इसका आंसर। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पे है? तो पानीपत में है इब्राहिम लोदी का मकबरा। और पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी शामिल थे, आपको पता ही है। पेरिस ओलंपिक 2024 में कुश्ती में मेडल लाने वाले एकमात्र खिलाड़ी कौन है? संबंध कहाँ से है? तो वो अमन सहरावत हैं। काफ़ी डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी हैं और काफ़ी कम एज के हैं, 21-22 साल के युवा हैं, और ये हरियाणा से ही हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? वो जांघ की हड्डी है। जो हमारी पैर होता है हमारा, तो उसका ऊपरी हिस्सा है, हमारे टांग का ऊपरी हिस्सा, घुटने से ऊपर का हिस्सा, जो ये सबसे बड़ी हड्डी है। रीढ़ की हड्डी सबसे बड़ी नहीं है, क्योंकि वह संपूर्ण एक हड्डी नहीं है। ठीक है। और जो ओलंपिक वाला टॉपिक है, ये बिल्कुल आसानी से, प्यार से, अच्छे से समझा रखा है एक पूरी क्लास में। उसको भी जाकर विजिट करना, अपने चैनल पे ही मिल जाएगी। ईवीएस का प्यारा सा क्वेश्चन, रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? ऊंट को रेगिस्तान का जहाज बोलते हैं, क्योंकि ऊंट एकमात्र ऐसा प्राणी है जो रेगिस्तान की रेत पर चलने में काफ़ी सक्षम होता है। और इसकी पानी की जो एक अद्भुत कला है, यह अपने गले पानी को स्टोर कर सकता है। प्रकृति ने देखो कैसा बनाया है ना, सब कुछ प्रकृति ने ऐसा बनाया है कि वह अपने आप में संपन्न है, सक्षम है, संपूर्ण है। क्योंकि ऊंट एक ऐसा प्राणी है जो राजस्थान में ही जलवायु में रह सकता है, और ऊंट के पास ऐसी कैपेसिटी है कि वह अपने मुंह में ही, अपने गर्दन में पानी को स्टोर कर सकता है, जिससे राजस्थान में अगर कई दिन पानी न भी मिले तो वह जीवन यापन कर सकता है। भाषा शिक्षण का कौशल कहा जाता है, किसे कहा जाता है? जो 4 स्किल हैं हमारी, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, इसी क्रम में इसको करना है। सूबो पाली है ना, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये 4 क्रम होते हैं। अगर हम जो आपकी पहली भाषा है उससे अलग आप किसी भाषा को देखते हैं, तो सबसे पहले आपको सबसे आसान वह सुनने में लगेगी। ना तो आप उसको स्टार्टिंग में लिख पाएंगे, ना बोल पाएंगे, ना पढ़ पाएंगे, आप सिर्फ सुन पाएंगे। अगर सुन लिया आपने तो आप उसको हल्का फुल्का बोल भी पाएंगे, और इसके बाद जो क्रम आता है आप उसको पढ़ लेंगे, लिखेंगे सबसे लास्ट में जाकर। जिस प्रकार मुझे पंजाबी आती है, मतलब कुछ कुछ आती है, और सबसे पहले मैंने पंजाबी सुनी, फिर मैंने थोड़ी थोड़ी बोलनी स्टार्ट की, उसके बाद मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, उसके बाद मैं लिख भी लेता हूँ। लेकिन सबसे आसान मुझे लगता है अभी सुनना, समझना, फिर बोलना, फिर मुझे पढ़ना उसको, फिर लिखना। लिखना सबसे हार्ड होता है। ठीक है। इसके बाद आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन दे के जा रहा हूँ। हाल ही में किस संगीतज्ञ की मृत्यु हुई है? तबला वादक थे ये पर्सनैलिटी। पिक्चर भी चलो आपके लिए दे ही दी है, इस पिक्चर को देखकर आप बताना कि ये कौन सी पर्सनैलिटी। आज की हमारी क्लास नंबर 7 है ये एचटेट मिक्स क्वेश्चन के लिए। अभी आपकी जो तिथि है एग्ज़ाम की वो आई तो नहीं है, लेकिन जल्दी ही आने वाली है। तो इस टाइम का सही यूटिलाइज आप बिल्कुल अच्छे से करें। और 7 क्लासें आ चुकी हैं, जो पिछली 6 क्लासें हैं उनको भी देख लें। ऐसी ही प्यारी प्यारी क्लासें हैं, मस्त मस्त डेटा आपको उनमें मिल जाएगा। और सीडीपी की अलग से मैराथन आ चुकी है, और हिंदी की आ चुकी है, और हरियाणा जीके की भी आ चुकी है, रीजनिंग की भी आ चुकी है। तो उनको आप जाकर ज़रूर चेक करें, आपके एग्ज़ाम से पहले कर लें, उससे आपको काफ़ी सारा फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि आपने जितना भी पढ़ा है उसका रिवीजन मस्ट है, और उन क्लासों से आपका रिवीजन काफ़ी अच्छे से हो जाएगा। और भाई आपका एग्ज़ाम तो काफ़ी टाइम के बाद होता है। सी टेट तो 6 महीने में, और एच टेट तो साल में एक ही बार होता है। तो इस मौके को नहीं चूकना है, अभी काफ़ी सारा टाइम है। अगर कोई ये मन बना चुका है कि मैं तो अगली बार दूंगा, तो ऐसा नहीं है दोस्त। अगली बार फिर जाके आप यही सोचेंगे कि मैं तो अगली बार दूंगा। अभी टाइम है कुछ दिन का, तो आप अभी अपनी तैयारी पर जोर लगाएं। अभी आप दिन रात एक कर दें, और इस एग्ज़ाम को अब की बार ही आपको निकालना है। द टीचर्स आपके साथ है।
पूरा सहयोग आपका कर रहा है, जितना हमसे बन पा रहा है हम उससे भी ज़्यादा बढ़ के कर रहे हैं। टेलीग्राम पर आप अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, क्योंकि हर रात 9 बजे क्या होता है, एक क्विज होती है। इस नाम से द टीचर्स 02 नाम से हमारा टेलीग्राम है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, आप सर्च भी कर सकते हैं। तो वहाँ पर एक रात को 9 बजे क्विज होती है। वहाँ पर ऐसे ही मिक्स क्वेश्चन आपको कराए जाते हैं, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं। तो आप भी वहाँ पर जाकर जुड़ जाएं, और इस एग्ज़ाम को आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, आपको इसको क्रैक ही करना है, फिर ही फ़ायदा है आपके पढ़ने का और हमारे डिस्कस करने का। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए हम नहीं बोलते, वो आप अपने आप कर ही देते हैं, है ना। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में। हैव ए गुड डे।